नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है अनिल कुमार। दो लोग ने मिलकर तय कर दिया कि देश के चुनाव की बगडोर कौन लोग संभालेगा 2024 में। एक तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा गृह मंत्री अमित शाह। अगर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी का आरोप सही है तो फिर क्या ये कहना बहुत बड़ी बात होगी कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग को मजाक बना दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले सिलेक्शन पैनल की बैठक 13 मार्च को हुई थी। इसके बाद नेता के प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया को बताया कि पूर्व आईएएस अफसर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू का नाम पर मोहर लगा दी गई है। आपको बता दें कि ज्ञानेश कुमार अमित शाह के दोनों मंत्रालय को पुराने सेक्रेटरी रह चुके हैं, एक तो गृह मंत्रालय के भी और दूसरे सहकारी मंत्रालय के भी। इसी तरह सुखबीर संधू भाजपा के सरकारों के दुलारे अफसर रह चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही अधीर रंजन चौधरी ने जो बताया वो बहुत हैरान करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि मीटिंग शुरू होने के केवल 10 मिनट पहले 6 नामों की सूची उन्हें सौंपी गई कि देख लीजिए, इन्हीं में से चुनना है। सुखबीर सिंह संधू, ज्ञानेश कुमार, उत्पल कुमार सिंह, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, इंद्रदेव पांडे और गंगाधर राव। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इनकी ईमानदारी और तजुर्बा जांचना मेरे लिए इतना कम समय में असंभव है और किसी के लिए भी असंभव हो सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि कल रात यानी कि 13 मार्च को बोल रहे थे और उनका कहना है कि 12 मार्च की रात को जब दिल्ली आया तो उसे 212 लोगों की लिस्ट सौंपी गई थी। इतने कम समय में इन सभी की साधारण प्रोफाइल भी नहीं देखी जा सकती। उसकी काबिलियत की परख तो बहुत दूर की बात है। ये बहुमत है उनका पहले ही। मुझे 212 नाम दिए गए, 10 मिनट पहले 6 नाम दिए जा रहे हैं और मैं जानती हूं कि ये बहुमत इनके पास है। सीजीआई साहब नहीं है, कानून को तैयार किए गए हैं कि सीजीआई बाहर रहे, हमारे न्यायाधीश बाहर रहे और वहां अंदर अंदर बैठ के सरकार अपने बहुमत की बजाय से अपने चुने हुए अपने पसंदीदा नाम चयन करे। यही तो बात है। आपको पता ही होगा कि नियम के मुताबिक चुनाव आयोग में एक चुनाव मुख्य आयुक्त, इसके अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। कुल 3 सदस्य होते हैं। इसमें से एक चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे फरवरी में ही रिटायर हो गए थे। दूसरे अरुण गोयल ने 8 मार्च के सुबह अचानक ही इस्तीफा दे दी, वो भी तब वो जब मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले थे। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार फरवरी 2024 में रिटायर होने वाले हैं। गोयल ने 21 नवंबर 2022 को चुनाव आयुक्त का पद संभाला और उनका कार्यकाल 5 दिसंबर 2027 तक था। मतलब वो लगभग 3 साल तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहते। ऐसे में उनके इस्तीफा ने सबको चौंका दिया। गजब तो तब हुआ जब उन्होंने 8 मार्च को इस्तीफा दे दिया और 9 मार्च को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके इस इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया। राजनीति के बाजार में इस इस्तीफे को लेकर कई कहानियां घूम रही। लेकिन सोचिए, 3 अध्यक्षों वाले चुनाव आयोग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ही अकेले बचे थे। 2 सीट खाली थी। भारत के इतिहास में पहली बार था जब दो चुनाव आयुक्तों की बहाली एक साथ की जा रही। यह बहुत गंभीर मामला था। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने कहा सरकार ने इतनी बड़ी नियुक्ति को खेल बना दिया है। देखिए, ना तो सरकार ने और ना ही बीजेपी ने अभी तक अधीर रंजन चौधरी के इस आरोप को गलत बताया, ना तो इस बात की कि उन्होंने प्रधानमंत्री के बैठक से केवल एक रात पहले 212 नाम की सूची दी गई और ना ही इस बात का कि बैठक से केवल 10 मिनट पहले 6 नामों की सूची उन्हें सौंपी गई। सवाल है कि क्या देश के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कोई मजाक है? 10 मिनट छोड़िए, 10 घंटे के नोटिस पर भी क्या ऐसे 2 अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए जिन पर देश के हर चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी जानी है? यह सवाल इसलिए भी गंभीर है कि 3 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति में 2 सदस्य सरकार से ही होते हैं। एक तो खुद प्रधानमंत्री और दूसरा सरकार के ही एक मंत्री। और इन दोनों नियुक्तियों के मामले में वो दूसरा जो मंत्री है वो अमित शाह, विपक्ष के केवल एक सदस्य। मतलब ये चुनाव आयुक्त की चुनाव की प्रक्रिया अपने आप में एक सरकार की कठपुतली की नियुक्ति की औपचारिकता भर रह सकती है। ऊपर से विपक्ष के इकलौते प्रतिनिधि को इन कठपुतलियों के नाम पर सोचने समझने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। आपको पता भी होगा कि कठपुतली चुनाव आयुक्त के नियुक्ति के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले को पलट दिया था 3 मार्च 2023।
इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने 378 पन्नों का ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक पैनल करेगा और उस पैनल में खुद प्रधानमंत्री होंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष सबसे बड़े विपक्षी दल के एक नेता शामिल, यानी ना तो विपक्ष का और ना ही सत्ता का। जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सी.टी. रविकुमार की संविधान पीठ ने आनन फानन में चुनाव आयुक्त को बनाए गए अरुण गोयल को नियुक्ति पर हैरानी भी जताई थी। जस्टिस जोसेफ ने अपने फैसला में लिखा था कि हम इस बात से थोड़ा हैरान हैं और बहुत ज़्यादा हैरान हैं कि अधिकारी ने 18 नवंबर को वीआरएस के लिए आवेदन दिया और कैसे उन्हें पता चल गया। तब तक तो नियुक्तियों के प्रस्ताव के बारे में किसी को पता तक नहीं था। आपको बता दें कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्तियों पर अधिकार अभी केंद्र सरकार के पास है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 324(2) का उल्लंघन करता है। ऐसे एक और याचिका में चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र पैनल बनाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2018 को इसके बारे में दाखिल सभी याचिकाओं को जोड़कर मामला संविधान पीठ के पास भेजा था। इसके बाद फैसला आया 378 पन्नों का कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नेता प्रतिपक्ष का पैनल करेगा। इस फैसले के आते ही मोदी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले को पलटने के लिए सरकार आनन फानन में और एक नया विधेयक को लाई। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया और प्रधानमंत्री और सरकार के मंत्री को पूरा अधिकार दे दिया, क्योंकि इसके बाद नेता प्रतिपक्ष का कोई मतलब ही नहीं बचा था। यह बिल 12 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से और 21 दिसंबर 2023 को लोकसभा से पारित कर दिया और फौरन राष्ट्रपति भी इस पर मंजूरी दे दिया। उस समय भी विपक्ष और न्यायपालिका के कुछ तबके ने सरकार की नीयत पर तीखे सवाल खड़ा किए थे कि आपको चीफ जस्टिस पर क्यों भरोसा नहीं, और इन सवालों के साथ शंका जाहिर की गई थी कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मजाक बनकर रह जाए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि वो आशंका अभी साबित हो गई। उन्होंने कहा कि ये तो होना ही था, ये बस औपचारिकता थी। इस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखा जाना चाहिए था। अगर सीजेआई होते तो बात ही कुछ अलग होती। वाकई में अधीर रंजन चौधरी फिर अगर अपना विरोध दर्ज करते हुए बैठक से बाहर निकल गया। क्या कर सकते हैं? कहा कि मैं इस पूरी प्रक्रिया को विरोध कर रहा हूं। अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि हमने स्वतंत्र संस्थाओं का खत्म किया जाना नहीं रोका तो लोकतंत्र पर तानाशाही कब्जा कर लेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के शब्द हैं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी आशंका जाहिर की थी कि भाजपा चुनाव आयोग को अपनी लोगों से भर देगी, जैसा कि उन्होंने पहले भी किया है। अब चुनाव शेड्यूल, फेज और सभी पहलुओं को भाजपा के हिसाब से बनाया जाएगा, सिब्बल का बात था। जरा सोच कर देखिए, वही तो नहीं हो रहा है ना। और अगर ऐसा है तो क्या देश के चुनाव प्रक्रिया में नेताओं की भागीदारी शून्य हो पाएगी या फिर ऐसे ही तानाशाही चलते रहेगी? तो सवाल है, क्या चुनाव आयोग का फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो थीम है वो हो पाएगा या फिर नहीं, या फिर नाम मात्र का? सोचो, जरा सोचो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल करें। आप हमें यूट्यूब के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है सामाजिक आयना, इंस्टाग्राम आईडी है सामाजिक_आयना और हमारा फेसबुक अकाउंट है सामाजिक आयना। साथ में आप हमें भी पर्सनल फॉलो कर सकते हैं। मेरा सभी अकाउंट है अनिल चौंडी के नाम से। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय जोहार।